नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन आयोजित, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत, महिलाओं का किया सम्मान। लक्सर में राजवीर हत्याकांड, पुलिस ने किया खुलासा, मेरठ निवासी विशाल गिरफ्तार, चोरी करने की नियत से घुसा था, हथौड़े से हत्या कर हुआ था फरार। चमोली में बीमार बुजुर्ग को 8 किलोमीटर डंडी कंडी से ढोया, अचानक बिगड़ी तबीयत, सड़क न होने से बढ़ी परेशानी, जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर कल मुख्यमंत्री करेंगे निरीक्षण, अक्षय तृतीया पर खुलेंगे कपाट। और उत्तराखंड के पहाड़ों में कल से बारिश की संभावना, केदारनाथ में अप्रैल में 5वीं बार बर्फबारी, बद्रीनाथ की चोटियां भी हुई सफेद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड के क्रीड़ा हॉल में आयोजित नारी शक्ति वंदन टाउन हॉल सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और उत्तराखंड में महिलाओं की राजनीतिक सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन के बाद महिलाओं को सम्मानित और प्रेरित किया गया है। नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना राष्ट्र और समाज की वास्तविक उन्नति की कल्पना करना असंभव है। महिलाओं की शक्ति, साहस और समर्पण ही हमारे समाज और देश की प्रगति का आधार रहा है, क्योंकि जब कोई महिला सशक्त होती है तो वो केवल अपने परिवार और समाज को तो संवारती हैं, उसके साथ साथ पूरे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और नारी शक्ति को किसी भी दायरे में सीमित करना ये ठीक नहीं है कि उनकी सीमा बना दी जाएगी, इस सीमा से बाहर नहीं जाएंगी। और आज की महिलाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में शानदार काम कर रही हैं। उत्तराखंड के लिए 14 अप्रैल का दिन ऐतिहासिक रहा, जब प्रधानमंत्री ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुरू होने से अब दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर बेहद कम समय में तय हो पाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने इस बड़ी सौगात के लिए प्रधानमंत्री का विशेष आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से गहरा लगाव है और उनके मार्गदर्शन में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से ही राज्य में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिला है। वो केवल देहरादून दिल्ली से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि पूरे देश से जुड़ने का जो हमारा समय है वो बहुत कम हो गया है। और एक तरह से मैं कहूँ कि जैसे एनसीआर रीजन है, उसी में बहुत सारी जगह पर 2.5-3 घंटे लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में। अगर कोई नोएडा या गाजियाबाद में है तो उसको गुड़गांव जाने तक तो 2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। उतने ही समय में देहरादून से दिल्ली हम सब पहुँच जाएंगे। तो ये कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार का हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है, विशेष यहाँ के विकास की जो चिंता है, उसका स्पष्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है। नगर निगम क्षेत्र में जनगणना प्रक्रिया को अधिक
स्मार्ट, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त नमामि बंसल ने एक अहम पहल की है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस बार भारत सरकार की ओर से स्वगणना की विशेष व्यवस्था मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही। आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की और कहा कि वो इस डिजिटल सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और साझा किए गए लिंक के जरिए स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करें। उन्होंने ये भी बताया कि इससे न केवल जनगणना प्रक्रिया में तेजी आएगी बल्कि आम नागरिकों के लिए पूरी प्रक्रिया काफी आसान भी हो जाएगी। महत्वपूर्ण प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और इसमें विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम, गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी प्रगणकों का, पर्यवेक्षकों का चलाया जा रहा है और साथ ही साथ स्वगणना की भी व्यवस्था इस बार भारत सरकार के द्वारा ऐप के माध्यम से की गई है। तो इस प्रेस वार्ता के जरिए एक अपील की जा रही है कि जितने भी समस्त नगर निगम क्षेत्र के निवासी हैं वे सभी स्वगणना को अपनाएं, स्वगणना की प्रक्रिया को समझें। उसका लिंक आपसे साझा किया जा रहा है और एक बहुत ही सरल प्रक्रिया के अंतर्गत स्वगणना की कार्रवाई को पूरा कर लें। इससे आने वाली प्रक्रिया में सभी प्रगणकों को और पूरे जो जनगणना का तंत्र है इसको भी निश्चित रूप से आसानी होगी और आप सभी के लिए भी प्रक्रिया का सरलीकरण हो जाएगा। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली बार बार देखने को मिलती है। ताजा मामला चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला सबसे दूरस्थ गांव डुमक का है, जहां एक स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को बयां करने वाली घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक डुमक गांव की बुजुर्ग महिला जशोदा देवी की देर रात अचानक तबीयत खराब हो गई। सड़क और स्वास्थ्य के अभाव से 70 वर्षीय बुजुर्ग को गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा तकरीबन 8 किलोमीटर के आसपास पैदल पथरीले रास्ते से होकर डंडी कंडी में बिठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया, जहां से उन्हें गोपेश्वर स्वास्थ्य समुदाय केंद्र ले जाया गया। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी ये मान रहे हैं कि उत्तराखंड में विकट भौगोलिक स्थिति के कारण कुछ कठिनाइयां अभी भी बाकी हैं। ये एक चिंतनीय विषय है। ये सरकार के संज्ञान में ये मामला आया है और शासन प्रशासन से इसकी रिपोर्ट तलब की जा रही है। वास्तव में जो सुदूरवर्तीय क्षेत्र कई जगह ऐसी हैं जहां कुछ विकास कार्य सड़कों को लेकर या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, ऐसी सूचनाएं सरकार के पास है और उन अधिकारियों की भी मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। क्षेत्र में शासन प्रशासन को भी सख्त निर्देश हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना हो और जहां स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है वहां उन स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत वहां कुछ मॉनिटरिंग का शासन प्रशासन ऐसा सिस्टम बनाए कि जहां एकदम आकस्मिक रूप से तो कहीं इस तरह की घटना होती नहीं है, तो वो 2-4-5 दिन पहले से पता होता है कि यहाँ इस तरह की व्यवस्था चाहिए। तो ये सीधे तौर पर शासन प्रशासन की अगर लापरवाही है तो शासन प्रशासन को दुरुस्त किया जा रहा है। लक्सर के भोगपुर गांव के बाबा मोहनदास मंदिर में 2 दिन पहले हुए राजवीर हत्याकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। एसपी देहात रुड़की शेखर चंद्र सुयाल ने लक्सर कोतवाली में प्रेस वार्ता कर ये बताया कि मंदिर परिसर में एक व्यक्ति के मृत मिलने की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिसमें चोरी की घटना भी सामने आई। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर मेरठ निवासी आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो मंदिर में चोरी के इरादे से घुसा हुआ था, तभी वहां रह रहे राजवीर ने उसे पकड़ लिया था। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई और आरोपी ने हथौड़े से वार कर राजवीर की हत्या कर दी थी। सूचना मिली थी कि मंदिर में एक केयरटेकर हैं जो डेड स्थिति में मिले हैं। थाने की टीम वहां पर पहुंची, हमारे सीओ साहब एफएसएल के साथ वहां पहुंचे। एक ब्लाइंड मर्डर केस था और 2 मंदिरों से कुछ सामान चोरी होने की पुष्टि हुई थी। तो ये अंदेशा था कि चोरी करने के इरादे से कोई व्यक्ति वहां आया और उसने वो जो केयरटेकर था उसका मर्डर किया। तो 3 दिन से लगातार हमारी टीम काम कर रही थी, जो फाइनली
मुखबिरों को इन्होंने मामूर किया था, सीसीटीवी देखे गए, कई जगह टीमें दौड़ाई गई, तो फाइनली एक हुलिया हमें मिला था। उस हुलिया के हिसाब से टीमों ने काम किया। तो एक व्यक्ति जिसका नाम विशाल उर्फ जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, यहाँ काम की तलाश में आया था। विशाल चौधरी पुत्र परविंदर, इसको कल पुलिस ने पूछा तो सख्ती से पूछताछ करने पर इसने बताया कि वो चोरी के इरादे से उस मंदिर में घुसा था। लक्सर सहित पूरे प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर पेरेंट्स में भारी आक्रोश है। आरोप ये है कि स्कूल एनसीईआरटी का नाम लेकर सिर्फ औपचारिक किताबें लगाते हैं, जबकि अधिकतर कोर्स महंगी निजी पब्लिकेशन से भर दिया जाता है, जिससे पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ पड़ रहा। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने लक्सर में प्रेस वार्ता कर इसे संगठित गोरख धंधा बताते हुए ये कहा कि इस खेल में प्रभावशाली लोगों और नेताओं की मिलीभगत के आरोप हैं। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र जन आंदोलन किया जाएगा। राज्य सरकार ने जिस प्रकार से पिछले 8-10 वर्षों में लगभग 2500 स्कूलों को बंद करने का, ताला लगाने का कार्य किया है, ये बेहद चिंता का विषय है। और चूंकि शिक्षा को पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और जिनके हाथ में शिक्षा दी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े बड़े नेता हैं। अगर मैं लक्सर की बात करूं तो लक्सर में तमाम जो स्कूल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं, और जो एनसीईआरटी की बुक्स को दरकिनार करते हुए प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स को लगाने का कार्य कर रहे हैं। और जो दुकानें हैं वो दुकानें या तो उनके रिश्तेदारों की हैं ज्यादातर, या वो अपनी दुकानें खुलवा करके उस पब्लिकेशन की बुक्स को बिकवाने का कार्य कर रहे हैं, जनता को ठगने का कार्य। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने अपनी कमर कस ली है। मुख्यमंत्री धामी कल रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक चारधाम के रास्तों का स्थलीय निरीक्षण करने वाले हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा का आगाज हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रा के रास्तों पर जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द पूरा कर लिया जाए। सरकार लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रही ताकि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहने वाला है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में धूप खिली हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के अंदर राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। राज्य में कल से एक बार फिर से मौसम करवट बदल लेगा। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गर्जना की संभावना जताई गई। इसके साथ ही 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। खबर विकासनगर से है, जहां पर रोडवेज और इलेक्ट्रिक बस सेवाओं की मांग को लेकर जन सुविधा संघर्ष समिति ने आवाज बुलंद कर दी है। क्षेत्रीय विधायक के कैंप कार्यालय के सामने समिति के मेंबर्स ने सांकेतिक धरना देकर प्रशासन और जन प्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। समिति के संयोजक अरविंद शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में स्थानीय लोगों ने देहरादून कालसी रूट पर इलेक्ट्रिक बस और रोडवेज बसों का संचालन शुरू करने की मांग उठाई है। वक्ताओं ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल सफल हो चुका है, इसके बावजूद सेवाएं शुरू न होना क्षेत्र के लोगों के लिए अन्याय है। उन्होंने बताया कि रोजाना हजारों स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा लोग देहरादून आते जाते हैं, लेकिन पर्याप्त बसें सेवाएं न होने से उन्हें भारी परेशानियां होती हैं। ना तो कोई विधायक निधि चाहिए ना कुछ चाहिए। हमें जनता के जो हमारे बच्चे यहाँ तक देहरादून तक जाते हैं और हमारे बहुत लोग उनका आना जाना देहरादून तक रहता है। एक बहुत अच्छी गाड़ी जो है लांगे तक चल रही थी, उसको हमने काल्फी कराने के लिए प्रयास के लिए जो है यहाँ पर धरने में बैठे हैं और इसी के उसमें आज हमने यहाँ पर धरना दिया है। इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि प्रदेश में 220 नई बसें आई, लेकिन एक भी बस का संचालन कालसी से देहरादून नहीं किया जा रहा है। हमारी मांग है कि यहाँ के लोगों को सुविधाएं दी जाएं, यहाँ के छात्रों को सुविधाएं दी जाएं और बसों का संचालन शीघ्र किया जाए। मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कदम? देखिए, आज सांकेतिक धरना दिया है, आगे और प्रदर्शन किए जाएंगे। तहसील में प्रदर्शन किया जाएगा, धीरे धीरे स्टडी को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।